इंडियन ओशन में एक मर्चेंट शिप पर अचानक हमला हुआ। जहां कपिल सुनहरे बालों वाला कप्तान गोल्ड हेयर था, वह असाधारण उत्साहित था। उसका मन था कि वह समुद्री राक्षस को पकड़कर बड़ा इनाम कमाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके करीब जाने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि समुद्री राक्षस का आकार उनकी कल्पना से भी बड़ा था। कपिल ने पीछे हटने की सोची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गर्जन और धमाके के साथ शिप के तल में दरार आ गई और पानी भरी तेजी से अंदर घुसा। पूरा जहाज टूटने लगा। एक लड़की गुरुत्वाकर्षण के कारण किनारे की ओर गिर गई। उसे पहले कि वह संभलती, गर्ल गवर्नेंस भी नीचे गिर गई और भारी लड़का भी। जहां जहाज अब संतुलन खो चुका था, वहां कपिल तुरंत सभी को जीवन रक्षक नावों में बैठने का आदेश दे देता है। जैसे ही वे दूर समुद्र में शिप के टुकड़े देखते हैं, उसके मन में संदेह और भय रह जाता है। ऐसा समुद्री राक्षस क्या था जो इतनी आसानी से उनकी मर्चेंट शिप को डुबा सकता था? तभी सबकी आंखों के सामने एक स्टील की विशाल मशीन धीरे धीरे पानी से ऊपर आई। सच में जो उन्हें टक्कर दी थी वह समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि अजीब आकार की एक सबमरीन थी। जैसे ही उसके हैच खुले, एक पूरा दाढ़ी वाला आदमी हाथ में बंदूक लिए बाहर आया। यह कोई और नहीं बल्कि पैरेट लुओ हाउ का मालिक कप्तान नीमो था। लेकिन ध्यान दें, कुछ घंटे पहले नीमो सिर्फ कॉलोनी में एक पुराने कैदी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जहाज बनाते थे। आज सबके चेहरे पर उत्साह था, क्योंकि उनका गुप्त जहाज अब तैयार हो रहा था। यही भागने का मौका था। हर दिन जब वे डेक पर आते, उनके हाथ की जंजीरें खुल जाती और सुरक्षा में थोड़ी ढिलाई होने पर डिजाइनर नीमो को आंखों से संकेत देता और सभी साथी तुरंत कार्रवाई में लग जाते। नीचे के भाई सुरक्षकों की बंदूकें छीन लेते और उन्हें स्टोरेज रूम में बंद कर देते। फिर सभी अपने अपने पदों पर वापस चले जाते ताकि जहाज के इंजन को स्टार्ट किया जा सके। लेकिन हर टीम में एक गधा सदस्य होता है। एक भाई उत्साह में अपने फायर आर्म को संभाल नहीं पाया और बूम, गोली जहाज के अंदर गूंजी। खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने कुछ गड़बड़ महसूस की। इसके बाद हुआ भयंकर युद्ध। भविष्य के पैरेट लुओ हाउ के क्रू अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं और कंपनियों के तंत्रों को काटने की कोशिश करते हैं। वे संख्या में अधिक थे, इसलिए सुरक्षकों पर हावी हो चुके थे। लेकिन किसी ने भयानक हथियार उठाया और सब दब गए। नीमो ने सिर्फ एक गोली से मशीन गन मैन को दूर किया और क्रू सावधानी पूर्वक रॉप की ओर भागा। लेकिन एक और सुरक्षा वाला उन्हें रोकने में सफल रहा। नीमो ने देखा कि साथी मारे गए और उसका गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया, लेकिन साथियों ने उसे पकड़कर रोका। भाग्यवश गिरते समय क्रू ने हाथ में मोमबत्ती फेंकी और रॉप जलकर टूट गई। साथ ही जहाज का इंजन चालू हुआ। सभी की आश्चर्यचकित नजरों के सामने पैरेट लुओ हाउ ने अपनी जंजीरों को तोड़ा और समुद्र के 20,000 मील की अद्भुत यात्रा की शुरुआत हुई। जहाज से टक्कर के बाद भले ही दुश्मन की व्हेल शिप तबाह हो गई, लेकिन पैरेट लुओ भी अंदर से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। नीमो कोई निर्दयी हत्यारा नहीं था। उसने छोटी नाव में फंसी औरतों और बच्चों को अपनी सबमरीन में जगह दी, लेकिन पकड़े गए गार्ड्स और सुपरवाइजरों को लाइफ बोट में बैठाकर छोड़ दिया। धमकियों का आदान प्रदान हुआ और फिर पैरेट लुओ समुद्र की गहराई में गायब हो गया। नीमो ने फैसला किया वह नॉर्थ सी जाएगा, जहां कभी स्पेनिश बेड़ा डूबा था, और वहां छुपे रहस्यमयी खजाने को ढूंढेगा। काम पूरा होते ही वह जहाज डिजाइनर को लौटा देगा। लेकिन डिजाइनर ने सलाह दी, पहले फ्रांस के तट पर चलो, जहाज की मरम्मत करनी है और राशन भी बहुत कम बचा है। ऊपर से अब जहाज पर 3 नए लोग और एक कुत्ता भी हैं। ऐसी हालत में सीधे नॉर्थ सी पहुंचना लगभग नामुमकिन था। ये सारी बातें छुपकर सुन रही थी लड़की लीना। वह घबराकर नीमो के पास आई। मुझे कब उतारोगे? असल में लीना भारत के मुंबई अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी, पर अब वह जबरन इस सबमरीन में थी और सफर जा रहा था नॉर्थ सी की ओर। उसे डर था कहीं नीमो गुस्से में उसे समुद्र में न फेंक दे। तभी अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं। पूरा झुंड, चमकती हुई गहराई की मछलियां जैसे उन्हें स्वागत कह रही हों। सब दंग रह गए, लेकिन नीमो का चेहरा गंभीर हो गया। ये दृश्य इतनी गहराई में ही दिखाई देता है। वे तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचे और जो देखा उससे सबके होश उड़ गए। सबमरीन 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जा चुकी थी और इंजन सिस्टम काम करना बंद कर चुका था। अगर जल्दी ठीक न किया गया तो ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही समुद्र का दबाव उन्हें जिंदा कुचल देगा। तभी लीना बोली, मैं ठीक कर सकती हूँ। लेकिन नीमो, क्या वह अपनी पूरी टीम की जान एक औरत के भरोसे छोड़ सकता था? उसी वक्त जहाज की दीवारों से चिड्र चिड्र की डरावनी आवाज आने लगी। धातु की मोटी दीवारें भी गहरे समुद्र के दबाव को सहन नहीं कर पा रही थीं। उधर ऊपर दुश्मन युद्धपोत हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक गोला निकाला, फ्यूज जलाया। फ्यूज की लंबाई तय करती थी धमाका कब होगा। अगर वजन और पानी की घनत्व का हिसाब सही बैठ गया तो 100 मीटर नीचे छुपा पैरेट लुओ भी चकनाचूर हो सकता था। जहाज के अंदर अफरा तफरी
मच गई। उनके पास टॉर्पीडो जैसे गहरे समुद्री हथियार भी नहीं थे। उनके पास बस एक ही विकल्प था और नीचे जाना। अब गहराई लगभग 100 मीटर पार कर चुकी थी। ऊपर से दुश्मन ने फिर लंबा फ्यूज लगाकर बम फेंका। सबने सांस रोक ली। अगर ये लगा तो सब खत्म, लेकिन धमाका उनसे सिर्फ 5 मीटर दूर हुआ। सबके चेहरे पर राहत की मुस्कान आई, पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। युद्धपोत के सिपाही ने पानी के नीचे कुछ और सुना, बम से भी ज्यादा डरावनी चीज, गहरे समुद्र के अज्ञात जीव। किसी ने सोचा भी नहीं था कि समुद्र की दुनिया इतनी भयानक होगी। कुछ समय पहले टरबाइन खराब होने से वे लगभग 500 मीटर गहराई तक डूब गए थे। पूरी टीम की जान बचाने के लिए नीमो को मजबूरन अभिजात लड़की लीना से मदद मांगनी पड़ी। उसने एक अस्थायी प्रेशर सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। सभी क्रू बारी बारी से हैंडल घुमाने लगे, लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर लें, सबमरीन ऊपर नहीं उठी। उल्टा तेज गतिविधि से ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगी, सांस फूलने लगी, दिल धड़कने लगा, चक्कर छाने लगे, यहाँ तक कि उनका कुत्ता भी गिर पड़ा। लेकिन लीना अभी भी होश में थी। उसे लगा कहीं न कहीं हवा लीक हो रही है, और सच में हल्की सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। पहले वो शोर में दब गई थी। लीना ने तुरंत अपनी ड्रेस का किनारा फाड़ा, उसे तेल में भिगोया और रिसाव वाली पाइप पर कसकर बांध दिया। लीना की समझदारी और कप्तान नीमो की मदद से लीक हो रही पाइप आखिर ठीक हो गई। उम्मीद की एक किरण दिखी और आखिरी ताकत जुटाकर क्रू ने हैंडल घुमाया। आखिरकार पैरेट लुओ फिर से पानी की सतह पर आ गया। सब लोग बाहर की ताजी हवा को लालच की तरह सांसों में भरने लगे। लेकिन मौत के मुंह से लौटने के बाद कुछ और भी बदल चुका था। ये टीम असली नहीं थी। सब बस हालात के कारण साथ थे। सबमरीन अधूरी थी, सुरक्षा अधूरी थी और जिंदगी का भरोसा भी अधूरा था। सबको लगा जमीन पर लौट जाना ही बेहतर है। सबसे पहले भागी 2 अमीर खानदान की लड़कियां। किनारा पास दिख रहा था। उन्होंने अपने भारी गाउन की परवाह नहीं की और सीधे पानी में कूद गईं। उनके पीछे 2 भारतीय क्रू मेंबर भी तैर पड़े। नीमो बस देखता रह गया। क्या वो उन्हें गोली मार देता? नहीं, ये उसका तरीका नहीं था। लेकिन तभी किनारे पर अचानक सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई दी। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी से खबर मिल चुकी थी। उन्हें पता था इस जहाज पर सब फरार कैदी हैं। सैनिक तुरंत नाव लेकर पीछा करने लगे। लीना ने ये देखा और तुरंत समझ गई ये लोग किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह तुरंत वापस सबमरीन की ओर तैर गई। उसे समझ आ गया था, भले ही उसका मंगेतर एक स्थानीय रईस हो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने उसकी कोई कीमत नहीं। इसी बीच नीमो पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। अचानक पूरे जहाज की बिजली चली गई। नीमो और डिजाइनर ने हर जगह जांच की, लेकिन खराबी कहीं समझ नहीं आई। तभी लीना शांत चेहरे के साथ जहाज पर लौटी। उसने वायरिंग में से एक पतली लोहे की तार निकाली। स्पष्ट था भागने के लिए उसने पहले ही जहाज में छेड़छाड़ कर दी थी। नीमो के चेहरे पर लाचारी थी, लेकिन अब भी बहस का समय नहीं था। पहले जान बचानी थी। क्रू अपनी अपनी जगह पर लौटे और पैरेट लुओ फिर धीरे धीरे समुद्र में डूब गया। सैनिक बेबस खड़े रहे और देखते रह गए कैसे ये लोहे का राक्षस लहरों के नीचे गायब हो गया। खतरा टल गया, लेकिन एक बड़ी समस्या बाकी थी। क्रू का मनोबल टूट चुका था। नीमो को उन्हें रुकने की एक वजह देनी थी। वह जब सोच ही रहा था, तभी किस्मत ने उसे मौका दे दिया। एक व्हेलिंग शिप एक विशाल स्पर्म व्हेल को चारा डालकर फंसा चुकी थी। क्रू के अंदर मतभेद शुरू हो गया। नीमो चुप रहना चाहता था, लेकिन एक महिला क्रू मेंबर की बात ने उसे बदल दिया। शी इज अ मदर लीडिंग देम अवे फ्रॉम हर काफ। वो एक माँ थी जो अपने बच्चे को बचा रही थी। नीमो ने आदेश दिया। पैरेट लुओ पानी चीरता हुआ व्हेलिंग शिप के सामने आ खड़ा हुआ। मछुआरे कुछ समझ पाते उससे पहले नीमो डेक से छलांग लगाकर हरपून से घायल माँ व्हेल तक पहुंच गया। मछुआरे भड़क उठे। उन्होंने बंदूकें उठा ली, लेकिन इस बार क्रू बिखरा नहीं। वे एक टीम बन गए। सबमरीन को सही दूरी पर रखा गया। नाविकों ने कवर फायर दिया। नीमो ने रस्सियां काट दी और व्हेल के साथ गहराई में डूब गया। कुछ पल के लिए सबकी सांस रुक गई। फिर नीमो हार्पून हाथ में लिए वापस उभरा। माँ व्हेल आजाद थी और पहली बार क्रू ने महसूस किया एक टीम होने का मतलब क्या होता है। नीमो यहीं नहीं रुका। वह चाहता था कि मछुआरे व्हेल के बच्चे को भी छोड़ दें, लेकिन वो उनका रोजगार था। तो नीमो ने सौदा किया। पैसे? वो तो जेल से भागा था खाली हाथ, लेकिन उसके पास लीना थी। उसने बिना सोचे लीना का सोने का कंगन उतारकर मछुआरों की ओर फेंक दिया। लीना ने भी व्हेल को बचाने की हामी भरी थी, लेकिन सच सामने आया। वो कंगन उसके पिता की आखिरी निशानी था। नीमो को पता चला और उसे पहली बार गहरा पछतावा हुआ। उसने ये बात चुपचाप दिल में दर्ज कर ली, लेकिन इस भलाई की कीमत भारी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी। अब उनके पीछे भेजा गया था लोहे से बना एक और जहाज, द ड्रेडनॉट। सामान्य जहाज उन्हें नहीं ढूंढ सकते थे, लेकिन ड्रेडनॉट में लगा था नया ध्वनि खोज उपकरण जो समुद्र के नीचे की आवाजों को बढ़ाकर मशीन तक पहुंचाता था। अब छुपना आसान नहीं था। नीमो जानता था
ड्रेडनॉट उन्हें आवाज से पकड़ सकता है। उसने तुरंत आदेश दिया, इंजन बंद करो। अगर आवाज ही नहीं होगी तो दुश्मन ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कुत्ता। और जैसे ही उसने भौंकना शुरू किया, सब खत्म। पैरेट लुओ की लोकेशन पकड़ ली गई। उधर ड्रेडनॉट का कप्तान सामने आया। डेक पर लगी तस्वीर देखकर साफ था वो और नीमो पुराने दुश्मन थे। इधर सबमरीन में कुत्ता लगातार एक केबिन की तरफ गुर्रा रहा था। शियाओहेई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा उसे दिखी सैनिकों के जूते। कोई अंदर छुपा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक खिड़की के बाहर एक विशाल छाया उभरी। एक विशालकाय ऑक्टोपस की टांग। उसने पैरेट लुओ को जकड़ लिया। नीमो ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन सबमरीन हिली तक नहीं। जैसे जैसे ऑक्टोपस की पकड़ मजबूत हुई, क्रू के चेहरों पर गहरे समुद्र का असली डर साफ दिखने लगा। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो कांच टूट जाएगा और सब खत्म। नीमो की नजर गई एक अनटेस्टेड डाइविंग सूट पर। यह मौका था अपने लोगों की जान बचाने का, और कप्तान होने का मतलब साबित करने का। वो राक्षस से लड़ने नहीं जा रहा था, बस डराकर भगाना चाहता था। सूट काम कर गया। नीमो सबमरीन के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने बंदूक उठाई, ऑक्टोपस ने खतरा भांप लिया। एक ही वार में नीमो को दूर फेंक दिया। सौभाग्य से सूट मजबूत था और पानी ने टक्कर को कम कर दिया। नीमो बच गया, लेकिन पैरेट लुओ ऑक्टोपस उसे खिलौने की तरह घसीट रहा था। नीमो पास पड़े हारपून गन की तरफ दौड़ा, लेकिन ऑक्टोपस उसकी हर हरकत देख रहा था। एक टेंटिकल सीधा उसकी ओर बढ़ा और तभी समुद्र में एक विशाल छाया और उभरी। वही माँ व्हेल जिसे नीमो ने बचाया था। उसने ऑक्टोपस की टांग पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचा। ऑक्टोपस छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों के बीच एक भयानक खींचातानी शुरू हो गई। नीमो ने पहली बार महसूस किया, दया कभी बेकार नहीं जाती। आखिरकार ऑक्टोपस ने हार मानी और गहराई में गायब हो गया। नीमो समझ गया, अगर समुद्र में जीना है तो कुछ व्हेल दोस्त जरूरी हैं। वापस लौटने पर क्रू ने नीमो का स्वागत एक हीरो की तरह किया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं था। ऊपर सतह पर ड्रेडनॉट अब भी इंतजार कर रहा था। इंजन चालू करते ही वे पकड़ लिए जाते, लेकिन नीमो के पास एक प्लान था। उनके टॉर्पीडो में बारूद नहीं था, लेकिन उन्हें लॉन्च किया जा सकता था। उन्होंने उनमें आवाज पैदा करने वाला सामान भरा और फायर कर दिया। टॉर्पीडो दूर जाकर आवाज करने लगे। ड्रेडनॉट का स्काउट चिल्लाया, वो रहे, और पूरा युद्धपोत उस दिशा में निकल पड़ा। नीमो का प्लान सफल हो गया। पैरेट लुओ एक बार फिर बच निकला। अब उन्हें किनारे जाकर राशन भरना था, लेकिन तभी कुत्ते ने लीना की ड्रेस पकड़ ली। वो उसे कहीं ले जाना चाहता था, कुछ जरूरी था। जैसे ही वे स्टोरेज रूम पहुंचे, सच्चाई सामने आई। नीमो जब जेल से भाग रहा था, एक सैनिक को बेहोश कर यहीं बंद कर दिया गया था, और वो अभी भी जिंदा था। स्टोरेज रूम में बंद वह सैनिक अभी भी जिंदा था। जब सब कैदियों को छोड़ा गया था, उसे भूल गए थे, लेकिन सच ये था, वो दिल से सैनिक बनना ही नहीं चाहता था। वो तो समुद्र में घूमने वाला एक आजाद नाविक बनना चाहता था। नीमो ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन लीना से वादा किया, मैं इसे नहीं मारूंगा, पहले बंदरगाह तक चलने दो, फिर छोड़ देंगे। अब असली सवाल था, राशन कहां से लाए? 19वीं सदी में ब्रिटेन खुद को सूरज कभी न डूबने वाला साम्राज्य कहता था। जहां भी जाते ईस्ट इंडिया कंपनी पीछा करती। नीमो ने नक्शे पर उंगली रखी, इंडोनेशिया। तब वो डच कॉलोनी था, और डच अंग्रेजों के खास दोस्त नहीं थे। शायद वहां से कुछ सामान मिल जाए, लेकिन पैरेट लुओ बहुत बड़ा था। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, स्थानीय सैनिकों ने देख लिया। वहां का शासक खुद को सीजर कहलवाता था। पहले तो उसने दुश्मनी नहीं दिखाई, आखिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन जब उसने नीमो का सामान देखा जिससे वह व्यापार करना चाहता था, वो हंस पड़ा, ये तो कचरा है। फिर अचानक उसने पहचान लिया, नीमो कोई आम आदमी नहीं, वो भारत के एक छोटे राज्य का राजकुमार था। उसके पिता से सीजर की पुरानी जान पहचान थी। सीजर बोला, सामान मुफ्त मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा, तब तक मेरे महल में आराम करो। कुछ लोग महल चले गए, कुछ लोग जहाज पर रहकर सामान लेने लगे, और पकड़ा गया सैनिक जेल में बंद कर दिया गया। सबको लगा थोड़ा आराम मिल गया, लेकिन ये आराम नहीं, जाल था। महल की लाइब्रेरी में डिजाइनर को एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था, एक ऐसा नाम जिसे हर नाविक ढूंढना चाहता है, खजाने का संकेत। उधर किनारे पर खड़े क्रू ने देखा, सीजर जो खाना भेज रहा था वो सड़ा हुआ था। वो दोस्त नहीं, धोखा दे रहा था। फेस पेंट वाला क्रू मेंबर महल की ओर भागा। इसी बीच सीजर ने नीमो को उसके पिता के बारे में सच बताया। उसके पिता एक छोटे भारतीय राजा थे। उन्होंने अलग अलग देशों के साथ एक कॉलोनी कंपनी शुरू की थी, लेकिन लालची व्यापारियों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश की। पहले झूठे आरोप लगाकर नीमो को जेल भिजवाया गया, फिर उसके पिता की हत्या कर दी गई, क्योंकि उस दौर में जिसकी ताकत उसी की हुकूमत।
वारिस खत्म तो संपत्ति पार्टनरों की। लेकिन अब नीमो जिंदा था। सीजर बोला, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला सकता हूँ। दोनों बातें करने लगे। लीना को जब पता चला कि उसे मशीनों की समझ है, सीजर खुश हो गया। मेरी आइस मशीन खराब है, उसे ठीक कर दो। लेकिन नीमो के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो चुपके से सीजर के स्टडी रूम में गया पिता की तस्वीर लेने। तभी टेबल पर रखा टेलीग्राफ मशीन बीप करने लगा और उस पर लिखा था, सीजर ईस्ट इंडिया कंपनी को उनकी लोकेशन भेज रहा था और इससे भी बुरा वो पकड़ा गया। सीजर हंसा, क्या करूं? अंग्रेज बहुत पैसा देते हैं। नीमो को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उधर क्रू बाहर बूफे का आनंद ले रहा था, लेकिन सब असहज थे। उन्हें सुना था यहाँ नरभक्षी रहते हैं। मिलिशिया की आंखें ऐसी थीं जैसे सच में उन्हें खा जाएंगी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो लोग बस टेबल पर रखे खाने को देख रहे थे। सालों से सीजर के लिए काम कर रहे थे, लेकिन खुद कभी ऐसा खाना नहीं खाया। पूरा परिवार कर्ज में बंधा हुआ था, कोई अधिकार नहीं। फेस पेंट वाला क्रू मेंबर महल तक पहुंच गया, लेकिन भागने से पहले उसने गोदाम में ढेर सारा असली राशन देखा। उसे जहाज तक पहुंचाना जरूरी था। उधर लीना आइस मशीन ठीक कर रही थी। आखिरी स्टेप पर उसे फर्श के नीचे धीमी आवाजें सुनाई दी। वो नीचे गई और जो देखा, फटे कपड़ों में छोटी छोटी लड़कियां कोयला ढो रही थीं। वो स्टीम इंजन चलाकर महल को ऊर्जा दे रही थीं। लीना से ये देखा नहीं गया। वो उन्हें बाहर बुफे हॉल में ले आई। म्यूजिशियन और मिलिशिया दंग रह गए, क्योंकि वो बच्चे उनके अपने थे, लेकिन पूरा परिवार सीजर का गुलाम था। कोई हक नहीं, कोई आजादी नहीं। छोटी लड़की ने पास रखी मिठाई की तरफ देखा। उसके पिता इशारे से मना कर रहे थे, लेकिन भूख जीत गई। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सीजर गुस्से में वहां आ पहुंचा। अभी कुछ देर पहले ही वह जेल में नीमो का अपमान कर चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सैनिक को भी छोड़ चुका था। अब उसने देखा गुलाम बच्चे उसकी मेज पर खाना खा रहे हैं। वो आग बबूला हो गया। लीना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार सीजर खुलकर सामने आ चुका था। वह लड़की के पास गया और जमीन से गिरी गंदगी उठाकर उसके ब्रेड पर मल दी। गुलामों को ये खाना नहीं मिलता। ये देखकर मिलिशिया के सैनिकों की आंखें भर आईं। उनका कप्तान आगे बढ़ा, सजा मुझे दे दो। लेकिन सीजर ने इंसानियत की सारी हद पार कर दी। उसने आदेश दिया, अपने ही बच्चों को गोली मारो। पूरा शहर ये देख रहा था। अब क्रू चुप नहीं रह सका। 3 नंबर वाला 3 भाई आगे आया। उसने मिलिशिया को उकसाया, तुम लोग इंसान हो या डरपोक? इतनी बेइज्जती के बाद मिलिशिया के अंदर की आग भड़क उठी, लेकिन सीजर को भरोसा था ये कभी गोली नहीं चलाएंगे। और सच में वे जमे रहे। 3 भाई स्तब्ध रह गया। अब समझ आया ये लोग सालों से गुलाम क्यों हैं। लेकिन सीजर जाते ही उसने असली खेल खेला। उसने अपने वफादार गार्ड्स को आदेश दिया, सबको मार दो। अब दोनों तरफ गोलियां चलने लगी। महल के अंदर डिजाइनर ने गोली की आवाज सुनी। उसने तुरंत एटलांटिस का नक्शा समेटा और बंदरगाह की ओर भागा। लीना दौड़कर स्टडी रूम पहुंची नीमो को छुड़ाने। वहां उसे वहीं छोड़ा गया सैनिक मिला। इस बार वह सच में बदल चुका था। उसने गार्ड से जेल की चाबी छीनी और लीना को दी। तुम जाओ, मैं कवर दूंगा। जेल के बाहर हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन नीमो और लीना झगड़ना नहीं भूले। नीमो बोला, मैं तुम्हें मुंबई छोड़ दूंगा। फिर उसने उसके बालों से हेयर पिन निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। बेढंगा प्रयास। लीना ने आंखें घुमाई और जेब से असली चाबी निकाल ली। उधर 3 भाई की अगुवाई में मिलिशिया ने आखिरकार विद्रोह कर दिया। वे आजादी के नारे लगाते महल की ओर बढ़े, लेकिन स्टडी रूम में 3 भाई ने देखा वही सैनिक टेलीग्राफ मशीन से छेड़छाड़ कर रहा है। सैनिक बोला, मैं ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क तोड़ रहा हूँ, और उसने मशीन तोड़ भी दी। लेकिन 3 भाई समझ गया मैसेज पहले ही भेजा जा चुका है। असल में सैनिक दोहरा खेल खेल रहा था। वो पैरेट लुओ में घुसकर ड्रेडनॉट के साथ मिलकर सबको खत्म करना चाहता था। सच जानने से पहले ही ढाएं 3 भाई को गोली लगी। वो गिर पड़ा। सीजर को एक ही खुशखबरी मिली, लीना ने उसकी आइस मशीन ठीक कर दी थी। मिलिशिया महल में घुसती दिखी तो सीजर एक गुप्त कमरे में छिप गया और घायल 3 भाई को भी घसीटकर अंदर ले गया। इस बीच नीमो और बाकी लोग बंदरगाह पर मिले। फेस पेंट वाला राशन लेकर आ चुका था, लेकिन जल्दी में भागते वक्त गाड़ी का पहिया टूट गया। सारा सामान बिखर गया और तभी नीमो ने दूर पानी में ड्रेडनॉट की परछाई देखी। उसी वक्त वह बदला हुआ सैनिक आया। 3 भाई पकड़ा गया है। पहले की मदद याद करके नीमो ने उसे जहाज पर आने दिया। कुछ क्रू बोले, हमें 3 भाई को बचाना चाहिए, लेकिन कप्तान को फैसला लेना था, पहले जहाज फिर सब। और तभी कुछ सैनिकों ने एक लड़के को झील के बीच धकेल दिया। उन्होंने ड्रम बजाया और झील के नीचे से कुछ हिला। धीरे धीरे पानी फटा। एक विशाल सिर बाहर आया। पहली नजर में समझ नहीं आता ये कौन सी मछली है, लेकिन एक बात साफ थी, इसे मांस पसंद है। नीमो और लीना जमे रहे। एक गलत हरकत और सब खत्म। तभी उनके साथी पहुंचे। उन्होंने देसी बम फेंककर धुआं और कवर बनाया, लेकिन आग की लपटें देखकर झील का दानव और भड़क गया। उसके शरीर पर चिपचिपा तरल था, जिसकी वजह से वह जमीन पर भी फिसलते हुए दौड़ सकता था। अब वो पानी तक सीमित नहीं था, हालांकि उसकी ताकत उतनी नहीं थी जितनी दिखती थी। कुछ ही पलों की राहत मिली थी, लेकिन भागते हुए सैनिक
अपनी जान देकर दुश्मन को समय दे रहे थे। नीमो के पास समझाने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत सबको आदेश दिया, जल्दी तोतेरो जहाज की ओर भागो। तभी लीना हकलाते हुए बोली, हमारा पीछा एक मछली कर रही है। सब उसकी बात पर हैरान ही थे कि तभी समुद्र किनारे से एक डरावनी गर्जना गूंजी। जंगल के अंदर से एक विशाल साया धीरे धीरे बाहर आया। किसी के पास रुककर देखने का समय नहीं था। अच्छी बात यह थी कि उस दैत्य ने अभी तक जहाज को नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, शायद बिजली की तरंगों की वजह से, उस राक्षस ने तुरंत अपना निशाना तय कर लिया। पानी में मछली की ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। जहाज पूरी तरह चल भी नहीं पाया था कि अचानक उस विशाल जीव ने उसे जकड़ लिया। जहाज बुरी तरह एक तरफ झुक गया। सारे क्रू मेंबर्स इधर उधर गिर पड़े, लेकिन असली डर अब भी बाकी था। जैसे ही जहाज पानी में नीचे गया, उस दैत्य का पूरा शरीर चमकने लगा। वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो था एक इलेक्ट्रिक दैत्य। तेज बिजली के झटकों से लोग तो बच गए, लेकिन जहाज के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आग की चिंगारियां उड़ने लगी। नीमो चिल्लाया, इंजन बंद करो अभी। और तभी कहानी हमें पीछे ले जाती है कुछ दिन पहले, जब तोतेरो जहाज बंदरगाह पर सामान भर रहा था। उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के विशाल युद्धपोत ने घेर लिया था। सैनिकों ने पानी के नीचे तोपें तान दी, गोला दागा गया, धमाका हुआ, लेकिन जहाज को सीधा निशाना नहीं बनाया गया था। डिजाइनर समझ गया वो उन्हें खत्म नहीं करना चाहते, बल्कि आत्मसमर्पण करवाना चाहते हैं। नीमो मुस्कुराया और उसने सोचा, अब खेल शुरू करते हैं। वो अकेला बिना डाइविंग सूट के सीधे पानी की सतह पर आया और दुश्मनों को खुली चुनौती दे दी। गोलियां चलने लगीं। अचानक वो फिर पानी में गायब हो गया और सीधे तोपचियों की तरफ तैरने लगा। सबको लगा नीमो पागल हो गया है, लेकिन उसी समय जहाज चालू हुआ। प्रोपेलर ने समुद्र की मिट्टी को उड़ा दिया। पूरा पानी धुंधला हो गया और अगले ही पल नीमो दुश्मन जहाज की खिड़की के सामने था। उसने पीछे से एक छोटी कुल्हाड़ी निकाली और पूरी ताकत से कांच पर वार करने लगा। तोतेरो जहाज का कांच खास था, लेकिन दुश्मन जहाज का नहीं। कांच टूटा, तेज पानी का दबाव अंदर घुसा और नीमो पीछे उछल गया। क्रू मेंबर्स तुरंत पहुंचे और उसे बचा लाए। कीचड़ की आड़ में उन्होंने दुश्मन की घेराबंदी तोड़ दी, लेकिन अब नई समस्या थी। खाने का सामान बहुत कम बचा था। कुछ लोग जहाज के अंदर सब्जियां उगाने लगे, कुछ समुद्र में मछली पकड़ने लगे। थोड़ा थोड़ा करके हालात संभलने लगे। जहाज मलक्का झलडमरू मध्य पार करके आखिरकार प्रशांत महासागर पहुंच गया। अब असली समुद्री रोमांच शुरू हुआ। मछलियों से खाना मिल सकता था, लेकिन पीने का पानी? उसके लिए नीमो और उसकी टीम एक अनजान द्वीप पर उतरे। चारों तरफ पेड़ों पर लटके थे ढेर सारे ड्रैगन फ्रूट। नीमो ने कहा, तुम लोग फल तोड़ो, मैं मीठा पानी ढूंढ कर लाता हूँ। लेकिन उन्हें क्या पता था, किनारे पर मौजूद कुत्ते ने किसी जहरीली चीज को सूंघ लिया था, जो आगे चलकर बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। जंगल में घूमता छोटा काला लड़का हर चीज को हैरानी से देख रहा था और फिर उसे एक पत्थर जैसा दिखने वाला केकड़ा मिला। उसे लगा ये तो अच्छा खाना बनेगा। वो उसके पीछे पीछे जंगल के और अंदर चला गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां इंसानों के होने के निशान पहले से मौजूद थे। छोटा केकड़ा अपनी माँ के पास शिकायत लेकर पहुंचा और तब लड़के को एहसास हुआ उसने गलत जीव को छेड़ दिया है। आगे क्या होगा? क्या वो जीव हमला करेगा? क्या टीम समय पर उसे बचा पाएगी? समुद्र की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। सामने वाला जीव बस चेतावनी देना चाहता था, मेरे बच्चे से दूर रहो। छोटे ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऊपर दर्जनों नहीं, सैकड़ों इंसानी कंकाल लटक रहे थे। नीमो ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन साफ था ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वो लोग वापस मुड़ने लगे, अचानक उनका पैर जमीन पर लगे एक छिपे हुए जाल पर पड़ गया। क्लिक, जाल सक्रिय हो चुका था। किस्मत अच्छी थी कि कई सालों से इस्तेमाल न होने की वजह से कुछ हिस्से सड़ चुके थे। अलार्म तुरंत नहीं बजा, लेकिन दूसरी तरफ कैंप में बैठे सैनिक एक और ही काम में लगे थे। उन्होंने कसम खाई थी, अगर खाना या पानी नहीं मिला तो वो अपने ही एक साथी की बलि समुद्री दैत्य को देंगे। चिट्ठी निकाली गई और बदकिस्मती से सबसे छोटी लकड़ी एक सैनिक के हाथ में आई। उसे बांध दिया गया। गोली चलने ही वाली थी कि अचानक अलार्म बज उठा। घंटी का मतलब था कोई घुसपैठिया आया है। सैनिकों की आंखों में चमक आ गई, कम से कम आज शिकार तो मिलेगा। उधर नीमो और उसके साथी अब भी जाल में फंसे थे। नीमो ने कमर की तरफ हाथ बढ़ाया चाकू निकालने के लिए, तभी लीना ने डांट दिया, कुछ जगहें होती हैं जहां बिना पूछे हाथ नहीं लगाते। तनाव के बीच अचानक दूर से एक गहरी आवाज गूंजी, धड़ाम। किसी ने जोरदार वार किया था। सैनिकों को भी समझ आ गया शिकार निकलने वाला है। वे दौड़ पड़े, लेकिन उसी वक्त एक रहस्यमयी लड़की ने आकर नीमो और उसके साथियों को बचा लिया। वो जंगल में ऐसे चल रही थी जैसे सालों से यहीं रहती हो। वो उन्हें अपने छिपे हुए ठिकाने पर ले गई, एक बदबूदार गुफा के अंदर। लेकिन असली राज तो अंदर था। वो गुफा नहीं, एक विशाल खोखला पेड़ था। नीचे सैनिक खोज रहे थे, ऊपर नीमो सांस रोक कर बैठा था। तभी
एक जहरीली मकड़ी उसके सिर पर चढ़ गई। नीमो का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन लीना वो बिल्कुल नहीं डरी। उल्टा मकड़ी उठाकर सैनिकों की तरफ फेंक दी। कुछ देर की अफरा तफरी के बाद सब सुरक्षित उस लड़की के असली ठिकाने पहुंच गए। वो जगह किसी रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी जैसी थी। खुद उगाई सब्जियां, खुद बनाया हुआ पानी साफ करने का सिस्टम। नीमो समझ गया ऐसे इंसान की जरूरत उसकी पनडुब्बी को है। सबने फैसला किया अब साथ चलेंगे। लेकिन तभी छोटे की जिज्ञासा फिर मुसीबत बन गई। वो इधर उधर घूमते हुए एक सांप से टकरा गया, डर के मारे भागा और सीधे सैनिकों के हाथों में जा गिरा। पूछताछ हुई, मारपीट हुई, लेकिन उसने पनडुब्बी का राज नहीं बताया। सैनिकों ने सोचा ठीक है इसे ही बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने झील के पास रस्म शुरू की, पानी में हलचल हुई। नीमो और लीना पहुंच चुके थे। सैनिकों की नजरें लीना पर टिक गईं। सालों से किसी औरत को नहीं देखा था। उसी मौके का फायदा उठाकर पेड़ के ऊपर से रस्सी फेंकी गई और छोटे को खींच लिया गया। तभी पानी से असली दैत्य बाहर आया। सैनिकों ने सोचा ये तो हमारा पालतू है, हमारी सुनेगा। लेकिन जंगली जानवर कभी पालतू नहीं होते। अगले ही पल वही सैनिक उसका पहला निवाला बन चुका था। सब भागते हुए वापस पनडुब्बी पर पहुंचे, लेकिन वो लड़की डेक पर खड़ी रह गई। उसने पहली बार देखा था ऐसी नाव जो पानी के नीचे डूबती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था ये सिर्फ नाव नहीं थी, ये था भविष्य।